हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 26 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहली जो न्यूज़ आती है वो है रुपी फॉर ऑयल टू यूएई। अब हमने कुछ टाइम से देखा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाहर के फॉरेन के जो नेशंस हैं, दूसरे नेशंस, उनसे जो है ट्रेड रुपी में किया जा सके, यानी कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। ठीक है। उसी के चलते अब एक नई न्यूज़ आती है कि यूएई से जो है हम जो क्रूड ऑयल परचेज़ करेंगे उसके बदले हम रुपी में पेमेंट करेंगे। इंडिया मेक्स द फर्स्ट एवर rupee payment for the purchase of crude oil from UAE, signaling a strategic push to promote the local currency globally। इससे हमारी लोकल करेंसी को एक पुश मिलेगा ग्लोबल लेवल पे। और एनर्जी की बात करें क्रूड ऑयल की, तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इम्पोर्ट पे है, तो इससे रुपी को काफ़ी प्रमोशन मिलेगा। द मूव इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ ब्रॉडर एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई ऑयल सप्लायर्स, कट ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड एस्टैब्लिश द रुपी एज अ वायबल ट्रेड सेटलमेंट करेंसी। इससे बेसिकली हम कोशिश करें तो हमारे ऑयल सप्लायर्स डाइवर्सिफाई हो सकें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी कम हो और रुपी को एज अ वायबल ट्रेड सेटलमेंट करेंसी की तरह इस्टेब्लिश किया जा सके। ऑफिशियल्स हैव स्ट्रेस्ड दैट इंटरनेशनलाइजेशन इज़ एन ongoing process. Internationalization of currency is an ongoing process. It aligns with the RBI's 2022 move to allow importers to pay in rupees and exporters to receive payments in the local currency. काफ़ी टाइम से इस तरह से जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी रुपी का यूसेज बढ़ाया जा रहा है। Additionally, some Russian oil imports have also been settled in rupees. कुछ रशिया जैसे जो हमने ऑयल इम्पोर्ट किए वो भी हमने रुपी में सेटल किए। With over 85% of its oil need reliant on imports, India has adopted a multifaceted strategy. क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो इंडिया को मल्टीफेसेटेड स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। एम्फेसाइजिंग सोर्सिंग फ्रॉम मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई सोर्सेज, वहाँ से लेना जहाँ पे हमें थोड़ा सस्ता मिले और हमारे अलग अलग सप्लाई सोर्सेज हो। इस तरह से कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि सप्लाई मेंटेन रहे और रुपी को भी प्रमोट किया जा रहा है इस वाले मूव के थ्रू। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जो नरेगा है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। इसी से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, इसलिए सोचा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन इट कंटिन्यूज टू राइज। इस साल जो है 59% था। ये परसेंटेज क्या दर्शा रहा है? बेसिकली इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स परसेंटेज इन द टोटल नरेगा वर्क। जितना भी प्रॉपर टोटल वर्क मिलता है दिन के हिसाब से, उसमें से वुमेन के कितने दिन हैं उस हिसाब से उतना परसेंटेज जो है 59% निकल के आया है। और ये पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में हाईएस्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इन द रिसेंट ईयर्स, ये हमने ट्रेंड देखा है। लेकिन ये है क्या? बेसिकली नरेगा स्कीम ये 2005 में लाई गई थी। 2005 में लाई गई थी। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नाम में ही समझ में आ रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है। टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि मिनिमम कम से कम एक साल में आपको 100 दिन की तो गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे। To every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। इसे बेसिकली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करवाया जाता है, तो किसी भी रूरल हाउस होल्ड का कोई भी एडल्ट मेंबर वॉल्टियर कर सकता है।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यूनियन और सेंटर दोनों पैसा देते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद इसमें ऑल्सो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम हैव टू बी वुमेन। इसके जितने बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिल रहा है इस स्कीम का, उसमें से 1/3 वुमेन होनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इट हैज़ पावर्स टू मेक रूल्स एंड अमेंड कंसर्न स्टेट स्कीम। तो हर स्टेट में थोड़ी अलग अलग तरीके से वाली स्कीम चलाई जाती है, और प्लान्स वगैरह जो होते हैं किस तरीके का वर्क होगा, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉपर ओपन असेंबलीज में लिए जाते हैं ग्राम सभा की। सो काफ़ी डिसेंट्रलाइज तरीके से इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लान्स एंड डिसीजंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ वर्क आर ऑल टू बी मेड इन द ओपन असेंबलीज ऑफ द ग्राम सभा। सो इट इज़ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर इट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स। सो इतना ही था इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। अब न्यूज़ आती है आसियान से रिलेटेड। आसियान एक तरीके का ग्रुपिंग है बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। 10 मेंबर कंट्रीज़ है इसमें। तो वो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसके साथ जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि 2009 में साइन किया गया था, उसको मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। जी हाँ। सो इंडिया एंड द 10 member ASEAN will begin negotiations in February to modernize their decade and a half old free trade agreement। काफ़ी पुराना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2009 का, तो उसको जो है मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। तो फरवरी से जो है नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें बताया जा रहा था कि इंडिया के लिए उतना फेवरेबल नहीं था, हमें डेफिसिट हो रहा था। बेसिकली हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे देन एक्सपोर्ट से, तो इसलिए उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। सो इसलिए इसको मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है। सो ब्रिंग इन मोर बैलेंस इन द पैक्ट करेंटली वेग्ड अगेंस्ट द न्यू दिल्ली। एंड फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस फॉर रिव्यूइंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको एक और इसको क्या बोलते हैं ऑफिशियली, आसियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट AITGA। तो वो फरवरी में स्टार्ट होंगे, फरवरी में। मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन बिजनेसेस हैज़ टू गो अप बाय एड्रेसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली बाकी की कंट्रीज़ ने जो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इंडियन बिजनेसेस को भी मार्केट एक्सेसिबिलिटी हो, वहाँ के मार्केट टैप कर पाएँ। चेंजेस विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन जो होता है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने की बात की जा रही है। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, तो बेसिकली क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है कि भाई टैरिफ कम लगाएंगे और ये सब, तो इसमें कोई दूसरी ही कंट्री जो कि इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है वो कहीं आके इसका फ़ायदा नहीं उठा ले, क्योंकि क्या पता वो अपने गुड्स को उस वाली कंट्री के थ्रू भेजे। मान लो वियतनाम है, मान लो, तो चाइना कहीं वियतनाम के थ्रू इंडिया में जो है गुड्स भेजे और उन पर कम टैरिफ्स लगे उस वजह से, तो उन वाली चीज़ों को, उन वाली सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन स्टार्ट किया गया, जिसमें ऐसा होता है कि ऐसा कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं कि कम से कम इतना परसेंटेज तो तुम्हारा कम से कम इंडिजिनियस मटेरियल होना चाहिए या वहीं पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। मान लो 75% या 80% इस तरह से, ताकि ये इंश्योर हो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो वियतनाम से ही आ रहा है और ना कि चाइना से। तो ऐसे जो कुछ रूल्स हैं उनमें भी थोड़े चेंजेस लाए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और आसियान की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश की गई थी 1967 में टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटेरिएट इसका जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑलराइट, फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो है वीर बाल दिवस। दिसंबर 26 को
सेलिब्रेट करते हैं वीर बाल दिवस। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इस दिन क्या हुआ था ना कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके बेटे बेसिकली शहीद हुए थे इस दिन, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको साहिबजादा भी बोलते हैं, साहिबजादेज। तो मुग़ल की आर्मी ने जो है इनको ऑप्शन दिया था कि या तो आप मुसलमान बन जाइए, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, या फिर जो है हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन्होंने कन्वर्ट होना एक्सेप्ट नहीं किया और वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए वीर बाल दिवस मनाते हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी commemorated an event marking Veer Bal Divas. It is a symbol of unparalleled courage and commitment to the protection of Bharatiyata. All right. And हुआ यूँ था कि on the orders of Emperor Aurangzeb, मुग़ल soldiers besieged आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब को जो है घेर लिया था। तो जो दो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह के, वो भी कैप्चर किए गए थे। उनको सेफ पैसेज ऑफर किया गया इफ़ दे बिकम मुस्लिम्स, एंड दे बोथ रिफ्यूज्ड, सो दे वर सेंटेंस्ड टू death. They prefer death instead of deviating from the noble principles of dharma. तो उन्होंने धर्मा का पाथ जो है चुना। तो इतना ही था आज के लिए। I hope this session helps you. Thank you so much. Have a nice day.